आपके कुछ दोस्त होंगे या फिर बहुत सारे होंगे, मेरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अपने आप को जो बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो एक दूसरे को नहीं पता। मानो या ना मानो जरूर होते होंगे, बट आज जो ये मैं स्टोरी आपको बताऊंगा उसके अंदर जो सीक्रेट्स निकल कर आए, एंड में जो ट्विस्ट निकल कर आया, आप कहेंगे कि विकी मज़ा आ गया सुनकर, ऐसा कुछ तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और साथ में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपके 5 सवाल उठाऊंगा, वो 5 सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो के बीच में आपके सामने रखूंगा। सो मेक श्योर आप अपने सवाल जरूर वहां देख लें, क्या पता आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए, और साथ में आप अपने नए सवाल नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बट उससे पहले नेक्स्ट टाइम आप जब अपने एग्जाम देने जाएं तो एक पर्ची बनाकर इस लाइक बटन की जेब में भी डाल दें, ताकि जब फ्लाइंग आएगी या फिर जो चेकर आएगा वो इसको पकड़कर अपने साथ ले जाए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें कनाडा के कैलगरी में जाना पड़ेगा, और टाइम था 2003 का, जब एक शाम माइकल ब्रिजेस नाम का 22 साल का लड़का भीड़ को चीरते हुए एक स्टेडियम के अंदर घुसा। वो अपनी टिकट हाथ में लेकर अपनी कुर्सी ढूंढ रहा था कि उसकी कुर्सी का नंबर कौन सा है, और फाइनली वो अपनी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ चुका था। और बैठते ही उसके मन में फील होने लगा कि वो कितना लकी है जो वो एक गेम अपनी आंखों से लाइव देख पा रहा है। असल में जिस स्टेडियम के अंदर बैठा था उस टाइम यहाँ कैलगरी के अंदर इस स्टेडियम में प्रोफेशनल हॉकी मैचेस चल रहे थे, और बहुत लंबे टाइम से माइकल की इच्छा थी कि वो इस हॉकी गेम को लाइव देखने के लिए जाए। बट ये सिर्फ उसकी इच्छा थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो खुद से कोई टिकट का इंतजाम कर ले और इस हॉकी मैच को लाइव देखने के लिए आए। और पिछला कुछ टाइम उसके लिए बहुत बुरा रहा था, इनफैक्ट जिंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम रहा था। उसके बहुत सारे दोस्त उसको छोड़कर जा चुके थे, पैसों की इतनी ज्यादा किल्लत हो चुकी थी कि उसको अपने घर खर्च चलाने में भी लोन उठाना पड़ रहा था, इधर उधर से छोटा मोटा कोई पैसे उधारे उठाने पड़ रहे थे। इनफैक्ट उसने कई जॉब करने की भी कोशिश करी, लेकिन एट द एंड कंपनी वाले उसको लात मार कर निकाल देते। और दूसरा, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़कर जा चुकी थी। बहुत ही टेरिबल वे में उनका ब्रेकअप हुआ, इसलिए माइकल बहुत ज्यादा परेशान था कुछ लंबे टाइम से। बट किस्मत ने एक दिन उसका ऐसा साथ दिया अभी रिसेंटली ही कि वो अपने शहर जहां वो रहा करता, यहां से तकरीबन 700 मील दूर ब्रैंडन शहर के अंदर, वहां वो एक शाम खाने पीने का सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में गया, और वहीं एक लकी ड्रॉ के अंदर उसको इस हॉकी मैच की लाइव टिकट मिल गई। ना सिर्फ टिकट मिली थी, बल्कि उस लकी ड्रॉ के अंदर सारे खर्चे इंक्लूडेड थे, जाने आने का खर्चा भी और साथ में वहां रहने का खर्चा भी। सो वो अब इस कुर्सी के ऊपर बैठकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि इतने लंबे टाइम बाद उसके लिए कुछ खुशी का टाइम आया है और वो इसको एंजॉय करना चाहता है। और तब उसने आसपास सर्वेंट को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसको वो बुलाकर अपने पास बियर के ऑर्डर देना चाह रहा था। और इससे पहले कि वो किसी सर्वेंट को ढूंढ पाता, वहीं साइड में दूसरी कुर्सी के ऊपर एक बहुत ही हट्टा कट्टा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, अच्छी दाढ़ी वाला व्यक्ति आकर उसके साइड में बैठ चुका था। और उसने माइकल की तरफ मुंह करके एक बड़ी सारी स्माइल दी, और उसने कहा माइकल को बहुत धीरे से कि मैंने टिकट एक ड्रॉ के अंदर जीती है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस हॉकी मैच को देखने के लिए। अब जैसे ये बात माइकल ने सुनी, उसको अपने से रिलेटेबल फील हुई कि या मैंने भी ये टिकट एक ड्रॉ के अंदर जीती है, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया हमारे साथ। अब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों पहली बार आपस में मिल रहे थे। उस दूसरे आदमी ने अपना नाम ब्रॉक बताया, और ब्रॉक और माइकल इस हॉकी मैच को देखते देखते आपस में, जहां ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे, अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। माइकल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके ज्यादातर दोस्त पिछले कुछ टाइम में उसको छोड़कर जा चुके थे, उसके पास कोई भी बातें करने के लिए नहीं था। लेकिन अब फाइनली उसके साइड में एक बंदा बैठा हुआ था जो उससे काफी हद तक रिलेट कर रहा था। इनफैक्ट उन दोनों की चॉइस भी लगभग सेम ही थी बियर वगैरह में, सो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। दोनों ने अच्छे से मैच देखा। ब्रॉक ने माइकल को कहा कि इस मैच को देखने के बाद मैं पास ही में मौजूद एक स्ट्रिप क्लब के अंदर जाऊंगा। स्ट्रिप क्लब आपको पता होगा, विदेशों में चलते हैं ये, कि वहाँ लड़कियाँ वगैरह डांस करती रहती हैं और उनको सामने बैठकर ये इस टाइप के लोग कुछ देखते रहते हैं, उनको दारू वगैरह पीते हुए देखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ स्ट्रिप क्लब्स होते हैं। सो ब्रॉक ने कहा माइकल को कि इस मैच को देखने के बाद मैं एक स्ट्रिप क्लब में जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जैसी बात माइकल ने सुनी, उसके तो मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम से ऐसा कुछ भी एंजॉयबल मोमेंट फील नहीं किया था, और उसको बहुत खुशी थी, एक्साइटमेंट थी इस ब्रॉक के साथ उस स्ट्रिप क्लब में जाने की। मैच खत्म होते ही ब्रॉक अपनी गाड़ी में बैठाकर माइकल को पास ही के एक स्ट्रिप क्लब के अंदर लेकर आया, और इंस्टेंटली जैसे ये दोनों बैठे, इन दोनों ने दारू पीनी शुरू करी, और दारू पीने के साथ ही ब्रॉक
उसने अपनी जेब से निकालकर बाहर कुछ नोटों की गड्डियां रख दी, डॉलर्स की गड्डियां, और उनमें से जितने भी वेटर्स उसके पास आते ड्रिंक सर्व करने के लिए, ब्रॉक उसमें से कुछ नोट निकालकर तुरंत वेटर को दे देता। और ये चीज़ माइकल के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ब्रॉक इतना ज़्यादा अमीर है जो इतनी बड़ी बड़ी टिप्स इन सर्वेंट्स को दे रहा था। इनफैक्ट कुछ ही मोमेंट्स बाद तो 2-4 पैक जब अंदर चले गए ब्रॉक टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने अपनी गड्डियों के सीधा रबड़ उतारे और सामने नाच रही लड़कियों के ऊपर पूरी की पूरी गड्डी उड़ानी शुरू कर दी नोटों की। ऑब्वियसली माइकल के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। इनफैक्ट उसकी सारी ड्रिंक्स का खर्चा भी ब्रॉक ही दे रहा था। हर बार जब भी वेटर आता बिल लेकर, वो तुरंत उसके हाथ में पैसे दे देता। माइकल के लिए बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि पहले माइकल इससे अपना रिलेट कर पा रहा था कि वो भी गरीब सा ही होगा उसके जैसा, उसने टिकट लकी ड्रॉ के अंदर जीती है। बट अब पता चल रहा है उसको कि ब्रॉक के पास तो बहुत मोटा पैसा है, जबकि सामने बैठा हुआ माइकल, इसके पास पैसा नहीं है। इनफैक्ट ये टिप्स वगैरह देना तो दूर की बात, वो 2-4 बियर डेली पीने के लिए इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर, वो रात कब खत्म हो चुकी थी। सुबह 4 बजे दोनों स्ट्रिप क्लब से बाहर निकले, दोनों नशे में भयंकर। एट द एंड माइकल ने हैंडशेक किया ब्रॉक के साथ और कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मुझे यहाँ से वापस उड़कर 700 मील दूर अपने शहर ब्रैंडन में जाना पड़ेगा और वही अपनी डेली लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। अब जैसे इस ब्रैंडन वर्ड का नाम ब्रॉक ने सुना, उसने कहा कि रुको रुको रुको, ब्रैंडन? तुमने सच में अभी ब्रैंडन कहा? क्या तुम ब्रैंडन शहर के रहने वाले हो? माइकल ने कहा कि हाँ, मुझे अब वहीं जाना है, अपना होम टाउन तो मेरा वही है, घर मेरा वही है, यहाँ तो मैं बस मैच देखने के लिए आया था। ब्रॉक ने कहा कि मैं खुद अब ब्रैंडन शिफ्ट होने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, क्योंकि मेरी जॉब का ट्रांसफर अब ब्रैंडन में हो चुका है। इस मोमेंट पर माइकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि ब्रैंडन वाले दोस्त सारे माइकल के ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये एक नया दोस्त मिला था, दिखने में अच्छा, नेचर वाइज बहुत अच्छा, फ्रेंडशिप अच्छी निभा सकता है। इसलिए माइकल ने कहा कि सच में तुम ब्रैंडन शिफ्ट हो रहे हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ अरेंज करवा दूंगा, तुमको अच्छा रूम वगैरह दिलवा दूंगा, अपार्टमेंट दिलवा दूंगा रहने के लिए। सो जब भी तुम ब्रैंडन आओ मुझे जरूर बताना, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप आगे भी कंटिन्यू रहेगी। वरना मुझे तो लगा था कि ये फ्रेंडशिप यहीं तक की है, अब हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तकरीबन 2 महीनों बाद ब्रॉक अपना तामझाम उठाकर झोले में डालकर ब्रैंडन शहर में शिफ्ट हो चुका था। और फाइनली माइकल ने ब्रॉक के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट भी देख दिया, उसको रेंट पर दिलवा दिया। अब ब्रॉक कह रहा था कि मैं यार तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, नए शहर में मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूं और मेरी यहाँ जॉब कुछ ऐसी है कि मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं निकाल पाता किसी के लिए। बट माइकल ने कहा कि अगर तुम मुझे भी कोई नौकरी दिलवा दो छोटी मोटी तो मेरी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। ब्रॉक ने कहा कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ट्राई करूंगा, कोई अच्छी सी नौकरी तुम्हें मिल जाए। अब इसके कुछ टाइम बाद दिसंबर 2003 का टाइम आ चुका था और एक दोपहर ये दोनों लंच के लिए साथ में निकले ब्रॉक की गाड़ी में बैठकर, और माइकल साइड वाली पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा बैठा गाने गुनगुना रहा था। और तभी गाड़ी चला रहे ब्रॉक का फोन बजा। अब फोन उठाते ही ब्रॉक ने बार बार सॉरी बोलना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली माइकल समझ पा रहा था कि ये फोन ब्रॉक के बॉस का आया है और जरूर कोई ब्रॉक से गलती हुई है जिसकी वजह से वो सॉरी वगैरह बोल रहा है। बट माइकल को इससे क्या, जो भी सिरदर्दी है वो ब्रॉक की है। माइकल सोच रहा था कि इसके आने के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी बहुत तो बदली है। बेशक इस ब्रॉक ने यहाँ आते ही ब्रैंडन शहर में उसकी 2-3 नौकरियां भी लगवाई, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी नौकरियां थी, बहुत ही सस्ती टाइप की। वो खुद यहाँ रहते हुए इन नौकरियों को ढूंढ सकता था। बट इसके बाद जो नौकरी दिलवाई थी माइकल को इस ब्रॉक ने, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। उसके लिए तो मन में डर बैठ चुका था माइकल के कि ये काम उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। असल में तकरीबन 3 महीनों पहले जब ये ब्रॉक यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट होने के साथ ही 2-3 नौकरियां जब उसने बदल भी ली, 3-3 4-4 दिन ही इस माइकल ने नौकरियों के ऊपर काम किया। बट फाइनली जो 3rd नौकरी इस ब्रॉक ने दिलवाई, उसमें क्लियरली ब्रॉक ने कहा था कि तुम्हें कुछ पैकेजेस हैं, कुछ पैकेट्स हैं जो डिलीवर करने हैं पूरे ब्रैंडन शहर के अंदर, लेकिन इसमें शर्त यह है कि तुम्हें कभी भी वो पैकेट्स खोल कर नहीं देखने कि उन पैकेट्स के अंदर क्या है। बस तुम्हें वो पैकेट्स ले जाकर मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा, उन एड्रेस के ऊपर वो पैकेट्स डिलीवर करने हैं और तुमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब पहले तो ये चीज़ माइकल को बहुत अजीब लगी कि ऐसी क्या चीज़ है उन पैकेट्स के अंदर। ऑब्वियसली जब भी ये पैकेट डिलीवर करने की बात होती है तो नशा पते की बात होती है या फिर इलीगल चीज़ों की बात होती है, और ये डर माइकल के मन में भी था कि ये कहीं मुझे ऐसी वैसी काम में ना फंसवा दे। लेकिन एट द एंड उसके पास कोई नौकरी और नहीं थी, उसको अपना घर चलाना था। जो छोटे मोटे लोन उसने इधर उधर से उठा रखे थे वो रीपे करने थे। फाइनली उसने इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है मैं नौकरी करूंगा, और पिछले 1-1.5 महीने से ये माइकल ब्रॉक के साथ रहकर ये नौकरी कर रहा था। जब माइकल ने पहला पैकेट डिलीवर किया था उस टाइम पर माइकल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इसके अंदर कुछ गलत चीज़ ना हो, वो बस विश कर सकता है। लेकिन वो पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया और उसके बाद उसको अच्छा खासा जब पैसा मिला
तो उस वजह से माइकल के मन में लालच पड़ चुका था कि जो भी काम करवा रहा है ब्रोक उससे ठीक ही होगा, वो अच्छा पैसा उसको मिल रहा है, करने में दिक्कत ही क्या है। खैर आज दिसंबर 2003 में एक दोपहर लंच करने के बाद जैसे ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर निकले तभी ब्रोक का फोन आया और उसका बॉस ब्रोक को बहुत गालियां दे रहा था, उसको डांट रहा था और साइड में बैठा बैठा माइकल सुन रहा था। जब ये फोन कटा तब ब्रोक ने बिना कुछ बोले गाड़ी को यू टर्न घुमाया और एक एड्रेस के ऊपर, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर उस गाड़ी को लेकर गया और वहां उसकी पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ी को पार्क किया। माइकल को बिना कुछ बोले ब्रोक गाड़ी से बाहर निकला और सामने जाकर इस घर का दरवाजा खटखटाया। सामने से एक महिला ने दरवाजा खोला और वो जो महिला थी वो ब्रोक को सामने खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ब्रोक ने उस महिला के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि पीछे खड़ी हुई गाड़ी के अंदर माइकल बैठा बैठा सब कुछ देख रहा है कि जो घर का दरवाजा है उसी के ऊपर ये सब कुछ कांड हो रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और तभी धक्के से ब्रोक उस महिला के घर के अंदर घुस गया। ब्रोक ने महिला की टी शर्ट का गला पकड़ा और अंदर की तरफ ले गया उस महिला को पकड़कर और अंदर जाकर उसने महिला को मारना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इस ब्रोक ने उस महिला को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसके मुंह से खून बाहर ऐसे टपक रहा था जैसे वो उल्टियां कर रही हो खून की। बहुत भयंकर पिटाई करने के बाद ब्रोक फाइनली आकर वापस अपनी गाड़ी में बैठा और माइकल ने अभी सब कुछ देखा होते हुए। माइकल एक टाइम पर इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसके अंदर एक वर्ड भी निकालने की हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रोक से पूछ सके कि आखिर बीमारी क्या है। उसको इतना तो आइडिया था कि ब्रोक किसी गलत धंधों के अंदर फंसा हुआ है और हो सकता है क्योंकि वो जो पैकेजेस जो भिजवाता है उसके अंदर वो मना करता है देखने से कि इनके अंदर क्या है, इसीलिए माइकल को शक था कि वो गलत धंधों में है। और इनफैक्ट अब वो खुद भी ब्रोक के लिए काम कर रहा है, मतलब वो भी इन गलत धंधों के अंदर इन्वॉल्व है। जिस भी कंपनी के अंदर ये दोनों नौकरी कर रहे हैं ये दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। और अब उसने सामने देखा कि ब्रोक ने एक महिला को जाकर बहुत बुरे तरीके से पीटा है, उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं, शायद हो सकता है उसका जबाड़ा वगैरह भी टूट गया हो। एट द एंड वो कर तो गलत ही रहे हैं, बट एट द एंड माइकल ने यही कहा कि छोड़ो यार, दुनिया में वैसे ही बहुत सारे गलत काम होते हैं, अगर हम भी थोड़े बहुत कर लेंगे हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है। ऑब्वियसली वो महिला जिसको ब्रोक ने पीटा है वो भी किसी गलत धंधों के अंदर इन्वॉल्व होगी या फिर उसने ब्रोक को चीट किया होगा, इसलिए उसने जाकर पिटाई करी है उसकी। जो भी हुआ इग्नोर करो इसको। फाइनली ये गाड़ी माइकल के घर पर पहुंच चुकी थी। माइकल ब्रोक को टाटा गुड बाय करके गाड़ी से नीचे उतर चुका था, बट ब्रोक ने माइकल को आवाज़ लगाई कि माइकल इधर आओ। माइकल जाकर वापस ब्रोक से बात करने लगा कि हाँ जी बाबूजी बताइए क्या हुआ। ब्रोक ने कहा कि देखो जो तुमने अभी अभी देखा उसके बारे में कभी भी किसी से डिस्कस मत करना। माइकल ने कहा कि बिल्कुल नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। ये कहकर ब्रोक ने अपनी गाड़ी की सेल्फ दोबारा लगाई और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुका था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ Q&A करूँगा, तो आप लोगों ने बहुत सारे सैकड़ों सवाल भेजे और वो सारे मेरे पास सेव हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज मैं 5 सवाल पिक कर रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में भी ये सवाल जवाब कंटिन्यू चलते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो के बीच में रोक के मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा। सो सबसे पहला सवाल है, यंग एमओ ने पूछा है, मैं आपकी हर वीडियो को देखता हूँ और लाइक भी कर देता हूँ। इस बार वीडियो देखने में लेट हुआ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। बाय द वे माय क्वेश्चन इज हाउ यू मेक योर वीडियोस एंड व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट यू आर यूजिंग। लुक, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। ये जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये बैकग्राउंड ऐसी नहीं होती, मेरे पीछे एक्चुअल में ग्रीन स्क्रीन लगी है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स की बात करें तो सोनी के मैं कैमरा यूज़ करता हूँ। साथ में जो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स हैं ये भी रोड का डंडा है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये रोड का डंडा है। और साथ में मिक्सर में रॉडकास्टर प्रो का यूज़ करता हूँ। मेनली 2-3 सीरीज़ हैं इनकी, उनमें से रॉडकास्टर प्रो मुझे बढ़िया लगी। और साथ में एडिटिंग के लिए मेरे पास जो सिस्टम्स हैं वो लैपटॉप भी है और पीसी भी है जो मैंने खुद बिल्ड किया था। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक़ है, सो मैं खुद ये सब चीज़ें अटपटी चीज़ें करता रहता हूँ। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल अल्फा नेक्स्ट का, सर आपका पर मंथ इनकम, लाइक आप कितने आईफोन खरीद सकते हैं पर मंथ, क्योंकि इनकम रिवील करना यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मेरा क्वेश्चन पिक जरूर करें। लुक, इनकम की बात करें तो ये सब जो मैं करता हूँ ना, ये मैं इनकम के लिए नहीं करता। अगर ये सब पैसे कमाने के लिए ही बात होती तो मेरे पास स्पॉन्सर्स की लाइन है, हज़ारों मैसेजेस, हज़ारों मेल्स। मैं अभी आपको, आप चाहो तो कोई भी रैंडम बंदा आकर मुझसे मिल सकता है या फिर मुझे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा स्पॉन्सर्स की, जो कुछ भी मुंह मांगा रेट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एज यू नो, मैंने काफ़ी सालों से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करी क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, बीच में डिस्टर्ब करना अपनी ऑडियंस को। सो ये चीज़ें मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता। और दूसरा, यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा जस्ट एक पैशन है। प्रोफेशन मेरा दूसरा है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि हमारे कुछ ब्रांड्स हैं अलग से जो
प्रॉपरली ऑफलाइन मार्केट में चलते हैं, जिनका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, और मैं उनको कभी यूट्यूब पे प्रमोट करता भी नहीं, ना ही किसी और चैनल पर वो आपको दिखेंगे। वो सिर्फ ऑफलाइन मार्केट के हैं। यूट्यूब पर मैं बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन पूरा करने के लिए। मुझे क्राइम एंड हॉरर पसंद है, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगला सवाल है राशि चौधरी का। यू हैव कवर्ड सो मैनी डिस्टर्बिंग केसेस, इज देयर एनी पर्टिकुलर केस और क्रिमिनल दैट हैज स्टेड विद यू द मोस्ट ओवर टाइम, समथिंग यू विल फाइंड स्पेशली पावरफुल और हॉन्टिंग? लुक, जब इसकी बात चलती है ना तो बहुत सारे केसेस माइंड में एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन एक केस है पर्टिकुलरली जो मैंने आज तक कभी कवर नहीं किया और ना ही मैं उसको कभी कवर करूंगा, लेकिन मैं उसका आपको टाइटल ज़रूर बता देता हूं और आप प्लीज़ इसको जाकर कभी सर्च मत करिएगा। इस केस का नाम था द डिजीज़ डिस्ट्रक्शन। जिसने इसका नाम सुना है, जिसको इसके बारे में पता है, वो लोग ये नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और वो चीज़ मैं कभी कवर नहीं करना चाहता। ये एब्सोल्युटली बैंड है इसके बारे में डिस्कस करना, इसको बोलना। मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ को रजिस्टर करने में अपने माइंड में कि ये जो केस था वो एक रियलिटी थी, और ये चीज़ गलती से सरफेस वेब के ऊपर आ गई। ये चीज़ बहुत ही डार्क थी, इस चीज़ को मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करूँगा। अगर फिर भी जो लोग पर्सनली इसके बारे में जानना चाहते हैं, पब्लिकली मैं नहीं बता सकता, वो लोग इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं इस केस के बारे में। सिर्फ आप इस केस का नाम लिख देना, द डिजीज़ डिस्ट्रक्शन। उसके बारे में जो कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, ये मान लीजिए एपिसोड्स इस केस के रिलीज़ हुए थे, और वो भी गलती से हुए थे। जब मैंने वो देखे, आज तो आपको वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, जब मैंने वो देखे थे तो एब्सोल्युटली हॉरिबल। जितने भी आज तक केसेस मैंने बताए हैं ना, जो मैं बोलता हूँ ब्रूटल है, उस केस के सामने ये सब केस बच्चे लगेंगे आप। अगला सवाल है पाठक सिस्टर्स का। वैसे मैंने पूछना नहीं है, पर एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि स्टोरीज की पूरी करेक्ट इन्फो विद प्रूफ आप शेयर करते हो तो इसमें टाइम लगता होगा, बट फिर भी आप कर रहे हो कंटिन्यूसली। अप्रिशिएट योर वर्क, पर कैसे इतनी जल्दी? लुक, मेरा जो ये काम है ना, ये 10 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे करते हुए, और पहले होता था एक टाइम पर एक वीडियो की तैयारी। अभी पिछले 5-6 सालों से इस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका हूँ मैं। स्क्रिप्ट लिखने में तो पूरी लिखी जाती है, लेकिन वो लिखते लिखते सारी याद हो जाती है माइंड में, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सामने जो भी स्क्रीन्स लगी होती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कभी मैं उनको देखता हुआ नहीं मिलूंगा। सामने चलती रहती है, लेकिन मैं उनको कभी देखता नहीं हूँ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे याद ही रहती हैं, सो मैं आपके सामने वो रख देता हूँ अपने तरीके से। दूसरा, एक टाइम पर एक स्टोरी के ऊपर काम नहीं चल रहा होता। अभी आपके सामने जो स्टोरी आई है ना, इसका काम शुरू हुआ होगा तकरीबन 15 से 20 दिनों पहले। इसके ऊपर लिखना, इसकी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड सब कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है सारा प्रोसीजर। तो इसके ऊपर काम चल रहा होगा 15 दिनों पहले से। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो एक साथ 4 से 5 स्टोरीज चलती रहती हैं, उनको लिखना, उनको फिर रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना, उनको अपलोड करना। इनमें से जो भी पहले हो जाती है ना तैयार, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। मेरा कोई खास फिक्स नहीं है कि मुझे यही वाली डालनी है या फिर मुझे ट्रेंडिंग केसेस कवर करने हैं। नहीं, ट्रेंडिंग केस हमेशा वो कवर करेंगे जिनको आग हो पैसा कमाने की। हाई पैसा, ट्रेंडिंग केस कवर कर लो। नहीं, कोई आग नहीं है, आराम से बैठे हैं। 10-11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में बैठे हुए, कोई अपने को जरूरत भी नहीं है। भगवान की दी हुई दाल रोटी बहुत है हमारे लिए। अगला सवाल है शौर्य भक्ति का। भाई बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, ये बताओ आपको ऐसे वीडियोस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? आप कहाँ से हो भैया? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। थैंक यू शौर्य। और मैं हूँ वैसे बेसिकली हरियाणा से। आप सबको पता होगा मैं हरियाणा से हूँ। जो मुझे लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं उन सबको पता होगा कि मैं हरियाणा से हूँ। और ये वीडियोस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? लुक, मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेरा पैशन है। क्राइम एंड हॉरर मेरे अंदर बसा हुआ है। पहले ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी, डर लगता था इन चीज़ों को लिखते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला रिकॉर्ड करता हूँ, कोई भी नहीं होता आसपास, और कई बार तो रात के 3-3, 4-4 बज जाते हैं। उस टाइम पर हॉरर चीज़ें रिकॉर्ड करना, पहले ये चीज़ फील होती थी, लेकिन अब नहीं। अब सारा कुछ माइंड में रहता है। दिल इतना पत्थर बन चुका है कि अब कोई इसके ऊपर हथौड़ी मार दे तो ये टूटेगा नहीं। आज के 5 सवाल। अब वापस कंटिन्यू टू स्टोरी। इस मार पिटाई वाले इंसिडेंट के तकरीबन 1 हफ्ते बाद माइकल दोपहर के टाइम पर अपने घर पर ही था। उसका तभी मोबाइल बजा और जैसे उसने मोबाइल उठाकर देखा, ये फोन ब्रोक का था। अब इस टाइम पर उसके 2 मन थे, या तो वो फोन उठाए और या ना उठाए, क्योंकि उस मार पिटाई वाले इंसिडेंट के बाद बेशक माइकल ने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके मन में पर्सनली एक डर बैठ चुका था कि कहीं ये उसके साथ कुछ ना कर दे। ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, उसको अपनी टेंशन हो रही थी। पर दूसरी तरफ उसके मन में ये भी था कि अच्छी वो कमाई कर रहा है, इसके फ़ोन आते हैं, ये मुझे पैकेट्स देता है डिलीवर करने के लिए, और उसी से मेरा घर चल रहा है। उसने मार पिटाई वाला इंसिडेंट किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो इस वजह से बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। उसको पता था कि वो
ब्रॉक के लिए अंदर से बहुत ज्यादा लॉयल है, लेकिन क्या ब्रॉक उसके ऊपर विश्वास करेगा अगर उससे कुछ गलती हो गई तो। और दूसरा, माइकल को ये भी रियलाइज हो चुका था कि वो खुद इस ऑर्गेनाइजेशन के जिस भी काम में वो लगा हुआ है, जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा घुस चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो उसने फाइनल अपना डिसीजन बनाया कि वो अपना फोन उठाएगा। उसने फोन उठाया और कॉल उठाते ही इस तरीके से ब्रॉक को हाय हेलो विश करने लग गया जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट दूसरी साइड से ब्रॉक ने कोई हाय हेलो नहीं किया, कोई विश नहीं किया। उसने जस्ट यही कहा कि एक और पैकेट है, अगर तुम चाहो तो इसको डिलीवर करके आ सकते हो, अगर तुम सच में मेरे लिए लॉयल हो तो इसको डिलीवर करके आओ। अब इस पॉइंट पर माइकल को पता था कि उसको यहाँ क्लियरली मना कर देना चाहिए अगर उसको ये सब कुछ छोड़ना है, यहाँ से बाहर निकलना है तो। बट दूसरी साइड उसके माइंड में ये था कि अगर वो ब्रॉक को मना कर देगा तो ब्रॉक उसके ऊपर गुस्सा हो सकता है। उसको पता है कि ब्रॉक ने क्या उस महिला का हाल किया था, खून की उल्टियां आ रही थी, वो ये हाल उसका भी कर सकता है, इसलिए यहाँ मना करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, उसको पैसों की जरूरत थी, अगर ये पैसे नहीं आएंगे तो उसका घर नहीं चलेगा, वो खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए माइकल ने कह दिया बहुत सोच समझकर कि हाँ मैं डिलीवरी करके आऊंगा। ये बात सुनकर ब्रॉक उसने बहुत ही खुशी में कहा कि बहुत बढ़िया, फाइन, मैं तुमको एड्रेस और टाइम बता दूंगा, कहाँ से पैकेट उठाना है, कहाँ छोड़ कर आना है, सब कुछ तुम्हें एसएमएस कर दूंगा। लेकिन फ़ोन काटने से पहले ब्रॉक ने एक और बात कही माइकल को कि मैंने तुम्हारे बारे में बॉस को बताया, अपने बॉस को, और हमारे बॉस तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं। ये बात बोलकर ब्रॉक ने वो फ़ोन रख दिया। ये बात सुनकर माइकल खुश तो हो रहा था कि उसका बॉस उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, क्योंकि वो चुप रहा, जो भी उसने देखा किसी को कुछ नहीं बताया। माइकल खुश हो रहा था, लेकिन डीप डाउन अभी भी उसके माइंड में यही था कि वो और ज़्यादा अंदर घुसता जा रहा है। सब चीज़ें इग्नोर करके उसने देखा कि उसके फ़ोन पर एसएमएस आ चुका है। एसएमएस के अंदर टाइम और डेट और एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था। उसने तुरंत अपनी खुद की गाड़ी की चाबी उठाई, सेल्फ लगाकर उस पिकअप एड्रेस पर पहुंच चुका था जहां से वो पैकेट उठाना था, और वो उस पैकेट को डिलीवर करके भी आया। इसके 2 महीनों बाद, यानी कि फरवरी 2004 का टाइम अब शुरू हुआ ही था। एक शाम ये माइकल और ब्रॉक दोनों बैठकर एक होटल के अंदर खाना खा रहे थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल भी हो चुका था। बीच बीच में काफ़ी सारी डिलीवरीज इस माइकल ने करी ब्रॉक के कहने पर, और ऐसा लग रहा था जैसे पहले कुछ भी ना हुआ हो, सब कुछ नॉर्मल है। बट आज शाम जब ये दोनों आपस में बैठकर खाना खा रहे थे, ये खाने पीने वाला काम दोनों एक साथ बैठकर पहले भी करते आए हैं, और आज उनके लिए कुछ भी नया नहीं था, लेकिन माइकल के लिए नया था ब्रॉक के रिएक्शन। जहां ब्रॉक पहले जितनी बार भी खाना खाया था वो उसके साथ बहुत ही कंफर्ट रहता, हंसी मजाक करता, लेकिन आज ब्रॉक बहुत ज़्यादा बेचैन लग रहा था। माइकल से रहा नहीं गया, उसने तुरंत ब्रॉक को पूछा कि ब्रॉक तुम ठीक हो, आज बहुत बेचैन लग रहे हो। ब्रॉक बार बार अपने हाथ ऐसे उंगली जो मारते हैं ना, बेचैनी होते हैं तो टेबल के ऊपर टप 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 करते हैं, पैर हिलाते हैं। माइकल ने ये सब चीज़ें नोटिस करी थी और कहा कि तुम बार बार अपने पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, थोड़े बेचैन से लग रहे हो। ब्रॉक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसने बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में बॉस से बात करी थी और बॉस तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं, और उनको मैंने 2-3 चीज़ें बताई। इनफैक्ट मैंने भी तुम्हारे ऊपर काफ़ी बार नज़र रखी है। जब भी तुम कोई भी पैकेट डिलीवर करने जाते हो तब मैं तुम्हारे पीछे कई बार आता हूँ दूसरे गाड़ियों में और देखता रहता हूँ कि क्या तुमने उस पैकेट को खोल कर देखा है, नहीं देखा, और तुम हमारे लॉयल्टी टेस्ट में हर बार पास हुए हो। इनफैक्ट तुमने वो जो महिला के साथ इंसिडेंट किया था, मैंने उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया, मतलब तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो। और जब ये सारी बातें मैंने बॉस को बताई तो बॉस ने कहा कि इस बंदे से मेरे को मिलवाओ। अब बॉस तुमसे मिलने के लिए इच्छुक हैं और हो सकता है तुमसे मिलने के बाद वो तुमको ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी के अंदर कोई बड़ा रोल दे दे जिससे तुम और ज्यादा बढ़िया पैसा कमा पाओ। ये बात सुनकर माइकल एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली नर्वस और एक्साइटेड दोनों था। एक्साइटेड वो इसलिए क्योंकि उसको चाहिए था पैसा। जितना ये ब्रॉक पैसा कमा रहा था, इतना अंधा पैसा उड़ाना, होटल्स में, क्लब में, बार वगैरह में अंधा खर्चा करना, इस चीज़ से माइकल बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसको भी ज़िंदगी में बस इतना ही पैसा कमाना था कि वो पूरे तरीके से सिक्योर्ड रहे। दूसरा, वो नर्वस इसलिए नहीं था कि कुछ गलत काम हो सकता है या फिर उसको किसी के साथ मार पिटाई करनी है या फिर उसको कोई मार जाएगा, नहीं, वो इस चीज़ के लिए पहले भी आदी था और अब भी आदी हो चुका था। ब्रॉक ने जो उसकी महिला के साथ किया था उस चीज़ से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसको, लेकिन वो नर्वस इसलिए था कि उसको इस बॉस से मिलना पड़ेगा। आई मीन कि एक अनजान बंदे से जो बहुत ही हाई पावर का हो, आप उसके नीचे काम करते हो, आपने उसको कभी ना देखा हो,
और आपको पता है अंदर से कि आप गलत काम कर रहे हो और वो उस गलत काम का भी बॉस। उस बंदे से मिलना ऑब्वियसली एक टाइम पर माइकल बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। माइकल ने कहा कि ओके, मैं सोच कर बताऊंगा तुमको कि मैं बॉस से मिलने के लिए तैयार हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे भी अंदर से कंफर्ट खुद को करना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से बॉस के साथ मीटिंग कर पाऊँ। दूसरा, सामने बैठे हुए ब्रॉक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी तुमको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बॉस से मिलने से पहले तुमको एक और टेस्ट है हमारा, वो क्लियर करना पड़ेगा। मतलब कि आज तक तुम 2 टेस्ट हमारे क्लियर कर चुके हो, जिसमें पैकेजेस को डिलीवर करना और दूसरा अपना लॉयल्टी टेस्ट जो तुमने देखा वो तुमने किसी को नहीं बताया। ये दोनों टेस्ट तुम क्लियर कर चुके हो, लेकिन इनसे थोड़ा अलग एक और टेस्ट तुमको क्लियर करना पड़ेगा। माइकल ने पूछा कि अब अगला कौन सा टेस्ट है जो मुझे प्रूव करना है। ब्रॉक ने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वही बंदे सस्टेन कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। बच्चे या फिर कमज़ोर दिल वाले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकते। इसीलिए तुमको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, हार्डकोर, पत्थर दिल इस टाइप का बनना पड़ेगा कि तुमको खून वगैरह देखकर या फिर कुछ भी अजीब चीज देखकर बुरा फील ना हो। बस ये बात सुनकर माइकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसके माइंड में 2 चीजें चल रही थी कि ब्रूटल और ये हार्डकोर बोल रहा है तो किस वे में बोल रहा है। मतलब कि क्या मुझे खुद को चोट पहुंचाकर दिखानी है कि मुझे दर्द नहीं होता, मैं एकदम रफ एंड टफ हूं, मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूं, या फिर ये ब्रॉक कोई बंदा मुझे ला कर देगा और मुझे उसके साथ कुछ मारपिटाई करनी है या फिर उसको मारना है या फिर कुछ और करना है, ऐसा कुछ असाइनमेंट देगा। अभी ये सारी कंफ्यूजन माइकल के माइंड में चली रही थी और ब्रॉक सामने बैठकर आराम से उसका रिएक्शन देख रहा था कि आखिर ये माइकल कैसे रिएक्ट करता है। माइकल ने इन द मीन टाइम साइलेंस तोड़कर कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ये टेस्ट भी मंजूर है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपने रफ एंड टफ और हार्डकोर और ब्रूटल होने का प्रूफ खुद है, और जो मैं तुमको बहुत ही इजीली बता भी सकता हूं और उस चीज का प्रूफ भी दे सकता हूं। असल में ब्रॉक के मिलने से पहले, यानी कि फरवरी 2003 में मिलने से पहले, ये माइकल, इसकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने इसकी पूरी जिंदगी को ऊपर से लेकर नीचे तक बदल कर रख दिया। और ये माइकल उस चीज से भी बाहर निकल आया और बाद में उसको ब्रॉक मिला, और जैसे ये जिंदगी अब चलती आ रही थी इसकी, और वो इंसिडेंट अब उसके माइंड में था कि क्यों ना मैं वही वाला इंसिडेंट इस ब्रॉक को बताऊं और ये मुझे इस अपने टेस्ट में पास कर देगा। एग्जैक्टली उसने डिटेल के अंदर अपनी वो सारी चीज जो उसके साथ हुआ था वो सारा कुछ उसने ब्रॉक के सामने बताना शुरू कर दिया। और जब उसकी स्टोरी खत्म हुई तो ब्रॉक वाज लिटरली, ऐसे उसने हाथ रखे बहुत ही एंशियसली वो माइकल के सामने देखकर उसको घूरने लगा और कहा कि ठीक है, मैं जो तुमने बताया है इसके बारे में बॉस से डिस्कस करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई और टेस्ट अब देना पड़ेगा। उसी रात ब्रॉक ने माइकल के पास फ़ोन किया, माइकल को बताया कि कुछ दिनों बाद, यानी कि अगले हफ्ते की हमने मीटिंग सेट कर दी है, मैंने बॉस से बात कर ली है और बॉस भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो अगले हफ्ते मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ मिलना है। माइकल बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या सच में उसके बॉस को ये स्टोरी जो उसने बताई है, वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उसके बॉस ने उसको मिलने के लिए अपने पास बुला लिया। चलो जो भी होगा वहीं जाकर देखेंगे। सो अगले हफ्ते माइकल पूरा रेडी होके सूटेड बूटेड अपनी गाड़ी उठा के एक नज़दीकी होटल में पहुंच चुका था, जहां ब्रॉक ने उसको एड्रेस दिया था कि इस होटल में तुमको बॉस मिलने के लिए आएंगे। माइकल ने अपनी गाड़ी उसके पार्किंग लॉट में लगाई और सीधा रिसेप्शन से होते हुए अंदर की तरफ जाने लगा, जहां बीच में पहले रेस्टोरेंट एरिया था। उस एरिया में बैठे हुए उसने ब्रॉक को देखा। ब्रॉक ने उसको हाई किया दूर से ही और कहा कि आओ आओ, फटाफट आ जाओ, बैठ जाओ। माइकल उसके पास आकर बैठा और बोलने लगा कि हाय, क्या प्लान है, बॉस कब आने वाले हैं। उसने कहा कि ठीक है, पहले शांति रखो, कुछ खा पी लो। तब तक माइकल और ब्रॉक दोनों ने खाना पीना खाया और कुछ देर बाद ब्रॉक माइकल को उठाकर ऊपर वाले 3rd फ्लोर में पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक कमरे के अंदर लेकर गया और उस कमरे में ले जाकर अंदर जो बेड था, बड़ा सारा बेड के साइड में टेबल, 2 कुर्सी, ये सब कुछ रखी हुई थी, उसमें से जाकर माइकल को वहीं बैठने के लिए कहा कि यहीं बैठो और बॉस आने वाले हैं। माइकल ने पूछा कि क्या बात, बॉस अभी तक आए नहीं। ब्रॉक ने कहा कि बॉस कभी भी वेट नहीं करते किसी का, इसलिए वेट तुमको करना पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं बैठ जाओ, बॉस अभी कुछ ही मिनटों में आते होंगे। माइकल बैठे बैठे अपने पैर हिला रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसको ये प्रमोशन चाहिए था, उसको पता था कि उसको किसी भी तरीके से बॉस को इम्प्रेस करना है ताकि वो उसको प्रमोट करे और अच्छा खासा पैसा आ जाए। और अगर वो बॉस को इम्प्रेस करने में फेल रहा तो हो सकता है बॉस उसको नौकरी से निकाल दे, या फिर हो सकता है वो उसको जान से मार दे, क्योंकि उसको इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए वो काम कर रहा है, इसके राज
लॉज पता है, इसके कस्टमर्स पता है, किस किस के पास उसने वो डब्बे डिलीवर किए हैं, इनके खुफिया सीक्रेट्स पता है उसको, और हो सकता है इसी बात से गुस्सा होकर वो मुझे मार दे। ऑब्वियसली यहाँ इस टाइम पर माइकल बहुत ज़्यादा नर्वस था। साइड में खड़ा हुआ ब्रॉक बार बार माइकल को देख रहा था क्योंकि उसका दोस्त बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। ब्रॉक सामने वाली कुर्सी पर बैठा और कहा कि यार माइकल, कंफर्ट हो जाओ, क्यों ना तुमने जो वो इंसिडेंट अपने साथ हुआ था, जो वो बताया था मुझे, वो स्टोरी एक बार और बताओ मुझे, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें बॉस के सामने कैसे वो स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है। माइकल भी इसके लिए खुश कि हाँ चलो मैं तुमको बताता हूँ, और इतने में हमारा टाइम पास भी हो जाएगा, मेरी नर्वसनेस भी कम हो जाएगी। माइकल ने अपने साथ हुए वो इंसिडेंट सारा कुछ डिटेल में ब्रॉक के सामने बताना शुरू कर दिया। जैसे ही माइकल ने अपनी पूरी स्टोरी ब्रॉक के सामने बताकर खत्म करी, इतने में ही इस कमरे के मेन दरवाजे पर किसी ने खटखटाहट करी। ब्रॉक समझ चुका था। उसने कहा माइकल को कि ओके 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 बॉस अब आ चुके हैं, सो बी रेडी। ब्रॉक वहां से उठा, दरवाजे पर गया मेन दरवाजा खोलने के लिए, और उसने मेन दरवाजा खोला। और जैसे ये मेन दरवाजा खुला, उस दरवाजे के जो पीछे खड़ा था, मतलब कि इस कमरे के बाहर, वो सामने अंदर देख पा रहा था बैठे हुए माइकल को। माइकल ने भी पीछे घूमकर देखा कि उसका बॉस कौन है, बट जैसे उसने पीछे वाले आदमी की तरफ देखा, यानी अपने बॉस की तरफ, उसको समझ आ चुका था कि उसने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में पिछले 1-2 साल माइकल की जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे थे, और वो जो उसको टिकट मिला था ना उस हॉकी मैच का, यहाँ से तकरीबन 700 मील दूर, आना जाना, फ्लाइट में सब कुछ, रहना खाना पीना फ्री वहाँ का, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। ये जान करके उसको जितवाया गया था ये लकी ड्रॉ उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर, ताकि ये माइकल ब्रॉक से मिल सके। और ब्रॉक वहां पर उसको एक्चुअली में मिला भी। ब्रॉक ने इसको नौकरी भी दी, ब्रॉक उसके साथ रहने के लिए ब्रैंडन शहर में भी आया। ये सब कुछ प्री प्लान था। इनफैक्ट माइकल का ये नौकरी करना भी प्री प्लान था कि माइकल से हमें ये पैकेजेस डिलीवर करवाने की नौकरी करवानी है, और वो जो पैकेजेस उसके अंदर वो लेकर जाता था, उसके अंदर कुछ भी सेंसिटिव या इलीगल नहीं था। उसके अंदर नॉर्मल चीज़ें थी, जैसे कि नमक या फिर आटा या फिर फूल वगैरह, कुछ हल्के आइटम से कुछ भारी आइटम जो नॉर्मली घरों में यूज होते हैं, कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं था। इनफैक्ट ब्रॉक ने जिस महिला के साथ उसके घर पर जाकर लड़ाई करी थी, उसके मुंह पर मुक्के मारे थे, उसके खून की उल्टियां हुई थी, ये सब कुछ भी प्री प्लान था। ऐसा कुछ भी रियल नहीं था। वो महिला पेड एक्टर थी, उसको ये सब कुछ करने का पैसा मिला था। इनफैक्ट जो उसके मुंह से खून निकल रहा था वो कोई एक्चुअल खून नहीं था, बल्कि वो ब्लड के कैप्सूल्स आते हैं जो फिल्मों में यूज होते हैं ना, वो एक मुक्का मारते हैं और ऐसे उल्टी गिरती हुई जाती है खून की, बिल्कुल वैसा ही कुछ ब्लड के कैप्सूल्स आते हैं। वो एक्चुअल ब्लड नहीं होता, उनको साइड में दबाया जाता है और जैसे उनके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर पड़ेगा वो फट जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे मुंह से खून निकल रहा है। ये सब कुछ प्री प्लान था ताकि माइकल जो उसके आसपास हो रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट कर ले। बट इन सब के बीच में एक चीज बिल्कुल असली थी, और वो थी ब्रॉक की नौकरी। बेशक ब्रॉक एक असल में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, लेकिन ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कोई माफिया नहीं जो ड्रग सप्लाई करता हो, या फिर कोई किलर नहीं जो कुछ भी गलत गैर कानूनी धंधे करता हो, बल्कि ब्रॉक असल में काम कर रहा था RCMP ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी हाँ, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। और ये ब्रॉक, अब तक आप समझ गए होंगे कि ब्रॉक एक सीक्रेट अंडरकवर पुलिस वालों का ही एजेंट था, जिसको माइकल के पीछे लगाया गया था कि किसी भी तरह से उससे वो एक्चुअल ट्रूथ निकलवाओ जो हम जानना चाह रहे हैं। और ब्रॉक इस काम में टोटली सफल रहा। अब ये जो सारा तामझाम पिछले 1-1.5 साल से जो भी कुछ हुआ, आप सोच कर देखिए कितना पेशेंस लेवल था, कितना वेट किया, कितना कुछ उसने सहा और कितना कुछ प्लान किया। और सब कुछ करने के बाद इस माइकल ने सब कुछ बता भी दिया ब्रॉक को जो वो उसे जानना चाह रहा था। बट जब उसने पहली बार होटल के अंदर बताया था जहां वो खाना खाने के लिए बैठे थे, उस टाइम पर वहां आसपास कुछ भी नहीं लगा हुआ था। लेकिन आज जब इस रूम के अंदर बैठकर उसने अपनी वही स्टोरी बताई ब्रॉक को, उस टाइम पर ब्रॉक ने आसपास सर्विलेंस कैमरा लगा रखे थे, और एक एक वर्ड जो भी इस माइकल ने बोला वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। असल में 3 सालों पहले ये माइकल बहुत ज़्यादा खुश था अपनी गर्लफ्रेंड एरन चॉनी के साथ, लेकिन धीरे धीरे एरन चॉनी को समझ आ चुका था कि इस माइकल का कोई भी खास फ्यूचर नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी के हाल पर छोड़ देना ही सही है। इसलिए उसने इस माइकल से ब्रेकअप करने का सोचा। बट इस ब्रेकअप की बात सुनकर माइकल इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, उसके साथ लड़ाई करने लगा, उसके खुद के ही कमरे में, अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में ही उसके साथ मार पिटाई करने लगा। और जब एरन खुद को बचाने के लिए अपने बाथरूम में भागी तो ये भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में भाग आया, लेकिन वो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं कर पाई और अंदर पहुँच कर इस
माइकल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड एरन के ऊपर मुक्के और लातों से हमला कर दिया और ये वार कुछ इतने भयंकर थे कि बेचारी एरन अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। इस एरन ने अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया, वहाँ जो बैटटब पड़ा हुआ था जो इस बाथरूम में लगा था, बेचारी एरन के ही बाथरूम में, इसी बाथटब के अंदर लेटाया और खुद ने जो उसने टी शर्ट पहनी हुई थी उस टी शर्ट को निकाल कर अपनी ही टी शर्ट अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह में दबाकर, ताकि वो चिल्ला ना सके, बेचारी एरन का गला इतनी जोर से दबाया कि एरन की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। अब जब ये कांड इस माइकल ने कर दिया तो ये अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन इस टाइम पर किस्मत ने बस साथ उसका ये दिया कि वो जाते जाते जब वो एरन से मिलने के लिए गया था तब वो अपना मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर गया, इसीलिए उसकी लोकेशन पुलिस वाले ट्रेस नहीं कर पाए और कोई सबूत पुलिस वालों को मिला नहीं इस एरन के खिलाफ। इसीलिए बहुत कोशिश करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली थे एरन चोनी की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। वो चाहते थे कि इसका जो मर्डर है वो पकड़ा जाए और पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा शक था इस माइकल के ऊपर, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे और बिना सबूत के वो उसको उठा नहीं सकते। इसलिए सबूत कलेक्ट करने के लिए कि ये माइकल अपने द्वारा किया हुआ कांड खुद एक्सेप्ट कर ले, ये पूरा ये जो मैंने स्टोरी बताई आपको पूरा तामझाम रचा गया। इमेजिन करके देखिए कि वहाँ की पुलिस किस लेवल का काम करती है। मतलब होते हैं बहुत सारे जो माल पिकर सेट रहते हैं, बट जब वो अपने वाली पर आते हैं, कोई भी देश की पुलिस वाले हो, तो वो किस तरीके से कोई केस सॉल्व करते हैं, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। सो अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि जब ब्रॉक ने माइकल को कहा कि तुमको अपने आप को रफ एंड टफ प्रूव करना होगा, ब्रूटल प्रूव करना होगा, तब इसने एक्साइटमेंट में आकर ही ब्रॉक को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रूटल हूँ, क्योंकि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, उसका गला दबाया था। सो मुझे इन खून खराबे से कोई डर नहीं लगता। तो मेरा प्रमोशन करवाओ, मैं बेचूंगा माल, मैं बेचूंगा ड्रग्स, क्योंकि इसको लग रहा था कि ये ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट जब ब्रॉक ने दूसरी बार इसको होटल में मिलने के लिए बुलाया तब भी वही स्टोरी इसको दोबारा बताने के लिए इसलिए कहा कि साइड में लगे हुए कैमरा के अंदर सब कुछ कैद हो जाए और इसका ये दिया हुआ बयान पुलिस वाले कोर्ट के अंदर पेश कर सकें। और ये चीज़ सही भी हुई। और जैसे ही उसने स्टोरी बताई, दरवाजे के ऊपर खटखटाहट हुई, ब्रॉक ने खड़े होकर दरवाजा खोला और दरवाजे के पीछे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। तुरंत उन्होंने आकर इस ब्रॉक को गिरफ्तार कर लिया। ये जो फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो थी जिस टाइम पर पुलिस वालों ने इस कमरे के अंदर आकर माइकल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद माइकल को कोर्ट में पेश किया गया, 1.5 साल तक इसका ट्रायल चला और एट द एंड इस माइकल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। मतलब कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। आपको इस स्टोरी का ट्विस्ट कैसा लगा? आई नो आपको ये स्टोरी बहुत मज़ेदार लगी होगी, मज़ा आ गया ना सुन के? कह दो ना एक बार। बट उससे पहले आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे आने वाली वीडियोस में आपके सवालों को पिक करना है। या फिर आप अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, वहाँ आ जाइए, वहाँ बातें भी कर सकते हैं, मजा आएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रियल पांडे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।